वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट और आप सभी का एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे सीडीपी का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको कल के यानी प्रीवियस लेक्चर में रिवाइज करवाए थे, तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख लीजिए ताकि आपका लास्ट टाइम वन शॉट रिविजन हो सके। ठीक है, तो आज भी हम इस रिविजन को आगे कंटिन्यू करेंगे थ्रू पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज के थ्रू मैं आपको बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगी, तो आपको मेरे साथ साथ चलना है और रिवीजन करना है। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में बहुत एक्सीलेंटली आप लोगों को परफॉर्म भी करना है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रेनू इज अ काउंसलर एट अ स्कूल। रेनू जो है वो काउंसलर है एक स्कूल में, ये बोल रहे हैं। ठीक है, Which intelligence should she have to be an effective counselor as per Howard Gardner's theory? हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी जो है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हॉवर्ड गार्डनर का कंसेप्ट जो है वो आपके एग्जाम में आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो चलो हॉवर्ड गार्डनर को एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने हम लोगों को क्या समझाया है। ठीक है, चलिए तो अगर हम हॉवर्ड गार्डनर की बात करते हैं गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, चलिए तो बेसिकली जब हम हॉवर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, हॉवर्ड गार्डनर बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत पे। ठीक है, कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, और उन्होंने यहाँ पर हमें मोस्टली यानी कि मुख्य रूप से 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है। 8 प्रकार की बुद्धि का बारे में हम लोगों को बताया है। अगर हम 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करेंगे तो याद रखेगा आपको स्टार्ट करना है नंबर 1 से, कि कौन कौन से इंटेलिजेंस थी, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली यहाँ पे आएगा कि किस टाइप के प्रोफेशन के लोगों में किस तरह की बुद्धि जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनू जो है वो क्या है, काउंसलर है। क्या है गाइस, रेनू जो है वो एक काउंसलर है। ठीक है ना, रेनू क्या है, काउंसलर है। अब जब वो काउंसलर है तो आप लोगों को बताना है कि उसमें हॉवर्ड गार्डनर के हिसाब से कौन सी इंटेलिजेंस है। देखिए, जो भी काउंसलर लोग होते हैं ना, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो काउंसलर होते हैं वो काउंसलर में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। यानी कि जो काउंसलर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी की को काउंसलिंग करते हैं, किसी की प्रॉब्लम से को समझ करके उसको उस प्रॉब्लम से बाहर लाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जो काउंसलर होते हैं, काउंसलर इज ऑल अबाउट कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन से, परेशानी से लोगों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, या कुछ ना कुछ उनकी बात को समझ करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि काउंसलर में जो इंटेलिजेंस होती है, जब हम लोगों की बात को समझते हैं, लोगों की बात को सीखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस होती है वो इंटेलिजेंस होती है आपकी काउंसलिंग इंटेलिजेंस में। काउंसलर लोगों में जो इंटेलिजेंस होती है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। यानी कि हम लोग किस तरह की इंटेलिजेंस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अंतर वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है लोगों में, जब आप लोगों की बातों को बहुत अच्छे समझते हो। यानी कि यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा बेसिकली वो हो जाएगा आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कौन सा इंटेलिजेंस होगी गाइज, यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतर वैयक्तिक बुद्धि होगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आपको पारस्परिक अंतर वैयक्तिक रहेगा। रेनू अगर काउंसलर है तो उसके अंदर ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। इसमें और भी इंटेलिजेंस थी 8 प्रकार की, मैं आपको सबके नाम बता देती हूँ। सबसे पहले एक थी आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धि, जिन लोगों में भाषा की बहुत अच्छी समझ होती है, जैसे राइटर हुए, आपके पोएट हुए, इन लोगों में। नंबर 2 आप लोगों को याद रखना है, नंबर 2 पे अगर हम बात करेंगे किस तरह के, तो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि जो मैथ में, साइंस में बहुत अच्छे होते हैं उन लोगों में इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, अगला होता है आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जो बॉडी के मूवमेंट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहते हैं। कौन लोग हुए, जैसे आप लोगों के स्पोर्ट पर्सन हुए, क्रिकेटर्स हुए, जिम्नास्ट हुए, है ना, जिम करने वाले लोग हुए, तो इन्हें बॉडी डांसर्स हुए, इन सब लोगों में जो इंटेलिजेंस पाई जाती है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है,
म्यूजिकल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस जिनको म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ होती है, जैसे सिंगर्स हुए आपके, है ना, या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करता है, उन सब में म्यूजिकल इंटेलिजेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अगले क्रम में बात की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किन लोगों में होती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वो लोग जो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे फिलोसोफर हुए। तो फिलोसोफर्स में जो इंटेलिजेंस पाई जाती है बेसिकली वो होती है आपकी, कौन सी इंटेलिजेंस होती है? वो आपकी होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। आगे बात करेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, कौन सी इंटेलिजेंस? वो इंटेलिजेंस जो दो लोगों को समझने में या सामने वाले लोगों को समझने में आपकी मदद करती है। जैसे पॉलिटिकल लीडर हुए, वो लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से डील करना होता है इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। जैसे काउंसलर हुए, ये सब लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। और एक और होती है आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस जिनको नेचर की बहुत अच्छी समझ होती है, ठीक है। जैसे आपके फार्मर्स हुए, इसके अलावा जूलॉजिस्ट हुए, है ना, जो टूरिज्म वाले लोग होते हैं, जो टूरिस्ट का काम करते हैं, है ना, टूरिज्म एंड ट्रेवल का जो काम करते हैं, इन सब लोगों में कौन सी? नेचुरल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी इंटेलिजेंस हुई है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, इसलिए आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो जब हम आगे बात करेंगे तो आप लोगों को याद रखना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, स्पेशल इंटेलिजेंस कौन सी इंटेलिजेंस होती है? स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि, जब किसी इंसान को स्थानों की, प्लेसेस की, डिस्टेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके अंदर और कौन सी चीज आती है गाइस? इसमें सबसे मेन चीज जो आती है वो आती है, आप लोगों को याद रखना है, इसमें सबसे मेन चीज आती है आपकी, जैसे जो पेंटर होते हैं उनको एग्जैक्टली पता होती है कि कौन सा डायग्राम कहाँ पे ड्रॉ करना है, पेंटर में, आर्किटेक्चर्स में, ठीक है, पायलट में जिन्हें डिस्टेंस की, ड्राइवर्स में जिन्हें डिस्टेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो इस तरह से स्पेशल इंटेलिजेंस इन लोगों में पाई जाती है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोगों को याद रखना है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, विच लैंग्वेज शुड अ टीचर यूज फॉर इंटरेक्टिंग विथ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षण को शिक्षण प्रक्रिया अधिगम के दौरान प्राइमरी स्कूल यानी कि जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हुए 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, चाहे आपका एनसीएफ 2005 हो, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो, चाहे कोठारी आयोग हो जो कि 1964 में आया था, ठीक है, चाहे कोई सी भी शिक्षा नीति रही हो, इन सभी ने बच्चे जो कि प्राइमरी लेवल पे है, मोस्ट ऑफ द इन सब लोगों ने कहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को जो सिखाना चाहिए, उनके जो एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए, उनकी मदर टंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनकी मदर टंग, यानी कि मातृभाषा में बच्चा सीखेगा तो चीजों को बहुत अच्छे से समझेगा। तो इस पर्टिकुलर उम्र में बच्चे के ऊपर कोई भी लैंग्वेज हमको थोपनी नहीं है, ठीक है, उसको उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है या जो उसकी मदर टंग है उसी में हमको सिखाना है। डन। तो इस हिसाब से अगर हम इसके ऑप्शन देखेंगे तो आएगा ओनली द रीजनल लैंग्वेज, ओनली हिंदी लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज या मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए, रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग दोनों अगर ऑप्शन में है तो आपको मदर टंग के साथ जाना है, ठीक है, मातृभाषा। और अगर मदर टंग ऑप्शन में नहीं है तो फिर रीजनल लैंग्वेज के साथ जाइएगा, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा जो उसके आसपास बोली जाती है, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या होगा? मदर टंग। क्लियर? बात समझ आ गई? तो यहां पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? मदर टंग। क्या आंसर होगा आपका? मदर टंग, मातृभाषा। बच्चे को प्राइमरी नई शिक्षा 2020 के अनुसार क्या होगा कि बच्चा जो है वो मातृभाषा में सीखेगा ताकि उसे चीजों को अच्छे से समझ आए। ये बात याद रखना है। डन। चलिए, अब जब हम आगे की साइड बात करेंगे गाइस, चलिए, 5 ईयर ओल्ड वैशाली, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 ईयर ओल्ड वैशाली टोल्ड हर मदर, मदर आई वॉन्ट अ फुटबॉल लाइक अमित, ठीक है, मुझे अमित की तरह क्या चाहिए? फुटबॉल चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू वैशाली हर मदर सेड, तो वैशाली की मदर जो है उस बच्ची को रिस्पॉन्ड करती है और कहती है, क्या कहती है? ओनली बॉयज प्ले विथ फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल के साथ सिर्फ और सिर्फ लड़के खेलते, है ना।
आई विल ब्रिंग अ स्मॉल क्यूट डॉल फॉर यू, मैं आप लोग के लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया ला करके आपको दूंगी, ठीक है, आप उससे खेलिएगा। ऐसा कौन बोलता है? बच्चे की माँ, ठीक है। वैशाली की मदर जो है वो फुटबॉल मांगती है, तो उनको बोलती है कि फुटबॉल से लड़के खेलते हैं, मैं आपके लिए एक अच्छी सी डॉल ला के दूंगी, ठीक है। तो ये उनका कथन था। तो उसके हिसाब से आप मुझे बताइएगा कि द मदर्स रिस्पॉन्स इलस्ट्रेट, मदर का रिस्पॉन्स किस बात की तरफ इंगित करता है, क्या बात बताता है, ठीक है। हिंदी में भी है। 5 साल की वैशाली अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरफ फुटबॉल चाहिए, ठीक है। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है, क्या इंगित करता है, ठीक है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, क्या ये दिखाता है, ठीक है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आप लोगों को जेंडर भूमिका में लचीलापन दिखाता है। जेंडर इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रेलेवेंस यानी कि लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्धता या लिंग प्रासंगिकता, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से दिख जाएगा क्लियरली, यहाँ पे लड़का और लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि कुछ चीजें जो लड़के से एसोसिएट कर दी गई है और कुछ चीजें जो लड़की से एसोसिएट कर दी गई है, ठीक है। तो जब जेंडर की वजह से कुछ चीज एसोसिएट कर दी जाती है, कोई वर्क एसोसिएट कर दिया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट एसोसिएट कर दिया जाता है, उसके साथ जोड़ के देखा जाता है, ठीक है। जैसे घर के काम है तो लड़कियां करेंगी, बाहर के काम है तो लड़के करेंगे, घर के का खाना बनाना है तो लड़कियां ही करेगी, लड़के खाना नहीं बनाते, ठीक है। लड़कियां रो सकती है, लड़के रो नहीं सकते। तो इस तरह की जो समाज में भ्रांतियां फैली है उसको बेसिकली जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं या जेंडर बायस भी कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है ये क्या दिखाता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता दिखाता है। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आ गई। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस, लैंगिक रूढ़िबद्धता इसका उत्तर होगा, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप इसका आंसर होगा। जेंडर स्टीरियोटाइप से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। जेंडर, यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है आपका सेक्स और एक होता है आपका जेंडर। तो सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकली डिफाइंड या डिटरमाइंड एक टर्म है, जिसमें आपको पता है कि मेल फीमेल ये बायोलॉजिकल बाय डिजाइन होता है, बाय नेचुरल जो 2 सेक्स होते हैं मेल और फीमेल के, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर, बॉडी के लेवल पे, ऑर्गन के लेवल पे, ठीक है। ये होता है आपका सेक्स। अगर जेंडर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मेल और फीमेल हो गए, लेकिन जेंडर जो भाषा लिंग की यहाँ पे जो भाषा निकलेगी बेसिकली वो भाषा जो है वो आपके संबंधित है किससे, जो समाज एसोसिएट करके देता है आपको, है ना, जो समाज ने तैयार करके रखी हुई है। मेल को लेकर के कुछ सर्टेन चीजें पहले से समझा दी गई है कि मेल है तो स्ट्रोंग होंगे तो घर के बाहर के काम करेंगे, हार्ड काम करेंगे। तो ये समाज के एक मानसिकता है, ठीक है। तो समाज ने मेल को लेकर के कुछ मानसिकताएं, कुछ विचार, कुछ बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं, उसको बोलेंगे जेंडर। और मेल को लेकर के कुछ सर्टेन चीजें, फीमेल को लेकर के भी कुछ सर्टेन चीजें। तो ये सोसाइटी के लेवल पे जो चीज समझी गई है मेल को लेकर के, फीमेल को लेकर के, ये जेंडर को दिखाता है। और जेंडर बायस जो होता है वो मेल और फीमेल जो काम समाज सोचता है कि ये काम तो यही करेंगे, इस चीज को जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। जैसे लड़का है तो, जैसे इस एग्जाम्पल है कि लड़का है तो फुटबॉल से ही खेलेगा, डॉल से नहीं खेल सकता है। क्यों भाई, ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़का है तो इसी से खेलेगा, या ऐसा कहाँ लिखा है, कौन सी साइंस की बुक में लिखा हुआ है या कहाँ लिखा हुआ है, इस तरह का तो कुछ लिखा हुआ नहीं। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है, रूढ़िबद्धता है, ठीक है, मान ली गई है। क्लियर, तो ये धारणा है जिसको तोड़ना होता है। जेंडर वाइज हमेशा नेगेटिव वे में देखा जाता है, याद रखेगा। तो होपफुली आपको सेक्स और जेंडर में डिफरेंस पता चल गया होगा। क्लियर, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे अगर हम बात करेंगे गाइस तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज, यानी कि बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना, ठीक है। अगर बच्चों का आप क्या कर रहे हो, आप उनको वर्गों में बांट रहे, कैटेगराइज कर रहे हो, तो ये चीज क्या कहलाती है उसके बारे में बताना है, ठीक है। अगर आप बच्चों को लेबल कर दोगे कि ये बच्चा ये है, ऐसा है, ये पढ़ने में अच्छा है, ये पढ़ने में बुरा है, पढ़ने में अच्छे लोगों का अलग ग्रुप बना दिया, पढ़ने में जो नहीं उतना अच्छे उनको अलग ग्रुप बना दिया, ये आपने लेट्स सपोज आपने सोसाइटी के बिहाफ पे, यानी कि आपने लेट्स सपोज आपने कास्ट के बिहाफ पे बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना दिए, उनको लेबल दे दिया कि ये बच्चा ये है, ये बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या दिखाती है ये बताना है, ठीक है। चल, तो बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गीकरण में बांटना क्या होता है, इससे क्या होगा बताइए। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा तथा सुधारित करेगा, ठीक है। क्रिएट अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस इन इंफीरियरिटी अमंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, क्या ये होगा। अगला आएगा, इज अ पॉजिटिव स्ट्रेटेजी टू मैनेज द लर्निंग नीड्स ऑफ
ऑल चिल्ड्रन, यानी कि सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, या फिर डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ स्टीम एंड परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि इस चीज का बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बताइए आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए। लैबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज, ठीक है, तो अगर आप बच्चों का नामकरण करेंगे और उन्हें वर्गों में बांटेंगे तो ये एक तरह से नेगेटिव चीज है। ठीक है, तो नेगेटिव चीज है तो पॉजिटिव आंसर तो नहीं होगा, यानी कि ये आप बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग को इनहेंस तो नहीं करेगा। ठीक है, तो नहीं करेगा तो अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा और सुविधा देगा, ये तो मतलब है ही नहीं, ये तो नहीं करेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बच्चों को लेबल दे रहे हो कि भाई तू बहुत अच्छा है और ये अच्छे नहीं पढ़ते। इस तरह से अगर आप दोगे तो ये तो नेगेटिविटी फैलाएगा ना बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में। क्लियर? बच्चों में हीन भावना पैदा होगी, है ना, वो अपने आप को कम समझेंगे, और जो बच्चे अच्छे ग्रुप में उनको समझेंगे कि यार ये सुपीरियर है, हम इंफीरियर है, तो इस तरीके की मानसिकता बच्चों में डेवलप होगी। तो यह गलत तरीका है, लेबलिंग नहीं करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, create a sense of helplessness and inferiority among a group of children is a positive, देखो पॉजिटिव स्ट्रेटेजी तो नहीं है। does not have any impact, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? create a sense of, क्या होगा गाइस? create a sense of helplessness and inferiority among a group of children, यानी कि बच्चों के समूह में हीनता और लाचारी को जन्म देगा। बच्चों में हीन भावना आएगी, बच्चा ऐसा सोचेगा कि यार हम लोग कुछ नहीं है। और डेफिनेटली गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में बता रही हूँ आप लोगों को कि जो लोग इस तरह से करते हैं, बच्चों के मन में बहुत ज्यादा, जिनको आपने लोअर ग्रुप में बांट दिया है, उन बच्चों के मन में बहुत ज्यादा हीन भावना आती है। तो हम लोगों को कभी भी बच्चों को इस तरह से लेबल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमको अगर लेबल भी करना है ना तो पॉजिटिव वे में करना है। ठीक है, कि लेट्स सपोज कि अगर आप बच्चों को कैटेगराइज कर रहे हो ना, तो उसमें मिक्स बच्चे होना चाहिए, उसमें कुछ अच्छे पढ़ने वाले होना चाहिए और कुछ नॉर्मल, जिन बच्चों का उतना अच्छा आईक्यू नहीं है वो शामिल होना चाहिए, लो आईक्यू भी शामिल होना चाहिए। तो ग्रुपिंग ऐसे करना चाहिए समान रूप से, ताकि बच्चों में हीन भावना ना है। ठीक है, यह स्पेशल नीड के बच्चे हैं तो आप उनको पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर के फिर उनको अलग से अच्छे से सिखाइए। डेफिनेटली ये चीज बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। लेकिन अगर आप क्लियरली दो अलग अलग ग्रुप बना देंगे तो बच्चों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाएगी। ठीक है, चलिए होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को। बात करते हैं आगे की साइड। आगे के साथ बात करेंगे, CCE पे क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस, यानी कि सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने। ठीक है, सतत CCE आपके किसने प्रमोट किया है? CBSE ने प्रमोट किया है। और CCE जो है उसका उद्देश्य है कि बच्चों का लगातार, यानी कि हर बार जब भी बच्चा को सीख रहा है तो बीच में, साल के एंड में नहीं, बीच बीच में बच्चों को चेक करते जाए, किया जाए कि उन्होंने आखिर कितना सीखा है, उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई लर्निंग में। तो इसलिए CCE को लाया गया था। तो सतत मूल्यांकन यहाँ पे, यानी कि बच्चे की लर्निंग का सतत मूल्यांकन होता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है और इसका आंसर क्या होगा, है ना। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस, यानी कि सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने ये बताना है। ठीक है, चलिए, विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना, यानी कि कंपेयरिंग द स्टूडेंट विद ईच अदर। CCE का ये उद्देश्य नहीं होता है भाई, कंपेयर करने के लिए नहीं आया है। ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ये थोड़ा सा सेंस बना रहा है। ठीक है, यानी कि असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस ऑन द बिहाफ ऑफ स्कोलेटिक एक्टिविटीज ओनली। जब भी ये ओनली वर्ड लिखा हुआ आएगा ना तो ये याद रखेगा, इसको बहुत सस्पिशियस होकर के देखेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेगा, क्योंकि ज्यादातर ये वाला आंसर जो है वो गलत होता है। क्लियर, बात समझ आ रही? हमेशा होता है, ये नहीं बोल रही हूँ, बट ज्यादातर। तो इसलिए इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ देखेंगे तो इवैल्यूएशन ऑफ द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द ईयर टू डिटरमाइन प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास, यानी कि साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना और उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन, क्या ये है। तो अगर हम इन चारों को इवेल्युएट करके देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा सही सेंस बना रहा है वो है आपका आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं गाइस।
चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन एक्टिविटीज रिलेटेड टू चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाता है कि उसका समग्र विकास हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, मेन उद्देश्य इसका यही है। तो आप लोगों को सबसे मेन बात यही याद रखनी है, बाकी के ऑप्शन जो है वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो रेलेवेंट नहीं है तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, दूसरा आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को याद है बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के सभी पहलुओं का आकलन करना, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करेंगे हम, इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज प्रोबिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम, दिस वुड इनेबल टू टीचर टू अंडरटेक। यानी कि ये हिंदी में अगर बात करें तो प्रभावी शिक्षक जो होते हैं वो कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जांच करने वाले प्रश्नों का, यानी कि बच्चे की कितनी लर्निंग हुई नहीं हुई है ना, बच्चा कितना सीखा है नहीं सीखा है, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, बच्चे को प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद करे, तो इससे शिक्षक को किस तरह का मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर वो बीच बीच में क्वेश्चन पूछ करके बच्चों को चेक करना चाह रहा है, उनका नॉलेज चेक करना चाह रहा है, तो इससे किस तरह के मूल्यांकन में टीचर को हेल्प मिल रही है ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, क्या ये समेटिव असेसमेंट हुआ, ठीक है। याद रखना है, ये बोल रहा है इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज प्रोबिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द कोर्स। याद रखिएगा यहाँ पे ये कीवर्ड है गाइस, ठीक है ना, कहाँ पे, ये वाला, ये ड्यूरिंग द कोर्स, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि किसके दौरान, प्रक्रिया में, है ना। तो प्रक्रिया में इस तरह की अगर बात होती है तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसको क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट या नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। और अगर हम लोग इसमें बात करेंगे हम लोगों की योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या मानक संदर्भित मूल्यांकन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए गाइज, मैं अगर इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले असेसमेंट जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 4 टाइप है मैं पहले उसके बारे में डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा जो समेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि जो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन जो है वो साल के अंत में होता है। यानी कि जो आपकी ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे बच्चा पूरा साल पढ़ेगा और लास्ट में जाकर के आप उसका एग्जाम लोगे, तो ये वाला इवैल्यूएशन जो है ये क्या कर रहा है, पूरे साल को सम करके कि पूरे साल में क्या क्या बच्चे ने सीखा है, क्या क्या समझा है, कितना उसको आता है कितना नहीं आता है, उसका योग करके आपको क्या कर रहा है, मूल्यांकन कर रहे हैं हम बच्चे का, ठीक है। तो ये होता है समेटिव असेसमेंट, जो ईयर में एक बार होता है या कोर्स पूरा होने के बाद में होगा, ठीक है। क्लियर, मतलब कि पूरा कोर्स कंप्लीशन के बाद में अगर आप इवेल्युएट कर रहे हो बच्चों को तो वो होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। जैसे आपकी एग्जाम हो गई, ईयरली एग्जाम हो गई, सेमेस्टर एग्जाम हो गई, या कोई कोर्स कंप्लीट हुआ और उसके बाद उसमें एग्जाम हुई, तो ये सारे समेटिव असेसमेंट के उदाहरण हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करेंगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन है जहां पर आप लोगों को ये बात याद रखना है, जहां पर बच्चे का जो मूल्यांकन क्या किया जाएगा, जब कोर्स कंप्लीट है, ये जस्ट उल्टा है समेटिव असेसमेंट का। जब कोर्स के दौरान, यानी कि जब कोर्स बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है चैप्टर बाय चैप्टर, तो उस दौरान अगर हम बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, जैसे टेस्ट ले लिया, क्विज ले ली, क्वेश्चन पूछ ले बच्चों से अलग तरीके से उस टॉपिक से, या एक टॉपिक कंप्लीट हुआ और आपने यूनिट टेस्ट ले लिया, तो इस तरीके से जो टेस्ट होते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। होपफुली समझ आ गई होगी आपको बात। चलते हैं स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। जो आपके स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होता है, बेसिकली ये स्टैंडर्ड को मेजर करने वाले टेस्ट होते हैं आपके, है ना, मानकीकृत मूल्यांकन। और आगे बात करेंगे हम आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट आपके वो असेसमेंट होते हैं जहां पे बच्चे का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे बच्चों के रिजल्ट से उसका रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे आपकी यूजीसी नेट में परसेंटाइल सिस्टम होता है ना, परसेंटाइल सिस्टम में क्या होता है कि एक बच्चे का जो स्कोर है उस
स्कोर को बाकी के बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया और जिनके स्कोर आए उनके साथ में क्या किया जाता है, बेसिकली उनके साथ में इवेल्युएट करके देखा जाता है, उनके साथ में कंपेयर करके देखा जाता है। तो इसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। ठीक है, जब एक बच्चे का मूल्यांकन दूसरे बच्चों के स्कोर के साथ में कंपेयर करके हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट होगा। क्लियर, चलते हैं आगे की तरफ। होपफुली थोड़ा आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बोला था ड्यूरिंग द कोर्स, यानी कि कोर्स के बीच में टीचर क्या कर रहा है, क्वेश्चन प्रोब कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये असेसमेंट आप लोगों का कौन सा असेसमेंट होगा गाइस? ये असेसमेंट होगा आप लोगों का, याद रखिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा असेसमेंट होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि आपका रचनात्मक मूल्यांकन इसको। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन इसको कहते हैं हिंदी में। क्लियर, ओके, डन। चले चलते हैं आगे की साइड में। रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम इज टू। अब बात आती है इंक्लूसिव क्लासरूम की। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है गाइस? इंक्लूसिव क्लासरूम आपका ऐसा क्लासरूम होता है जहां पे सभी तरह के बच्चे, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटीज रखते हो, चाहे नहीं रखते हो, चाहे वो बहुत हाई आईक्यू के, चाहे वो बहुत लो आईक्यू के, तो सभी तरह के बच्चे, सभी तरह के कैरेक्टर वाले बच्चे, है ना, उस सबको एक ही क्लासरूम में साथ में बिठा करके सिखाया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड स्टूडेंट्स जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है उनके साथ में। ठीक है, हाई आईक्यू वाले, लो आईक्यू वाले, सब लोगों को साथ में एक ही कक्षा में बिठा करके सिखाया जाता है, इंक्लूड करके, हर एक को इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, बात समझ आई? तो एकीकृत कक्षा जो है उसमें, यानी कि समावेशी कक्षा जो है उसमें एक टीचर की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपसे प्रश्न किया गया है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग इसके। आपको ऑप्शन दे रखा है नंबर 1, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना, यानी कि एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका गिव अटेंशन टू सम स्पेशल स्टूडेंट ओनली, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन वाला जो क्लासरूम है आप उसमें कुछ सर्टेन बच्चों पे ही ध्यान दे रहे हो, बाकी बच्चों को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एबिलिटी, यानी कि बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण करना। नहीं, पृथक्करण नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें? इंक्लूड कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर के पढ़े, चाहे वो बहुत अच्छा, उसकी एबिलिटी जो है पढ़ने की वो बहुत अच्छी है, चाहे नहीं है। ठीक है, दोनों ही केस में हम इंक्लूड करके बच्चों को सिखा रहे हैं। समावेशी कक्षा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कभी भी राइट हो ही नहीं सकता। तो इसको तो पहले गलत कर दीजिए आप, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड तो हो ही नहीं सकता। खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। देखिए, अगेन अलग तो करना ही नहीं है, सेग्रीगेट करना ही नहीं है, तो अलग नहीं करना है ना, साथ में लेकर के पढ़ना है। तो लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या होता है? गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे सही क्या होता है? सबसे सही होता है आपका बच्चों की विविध जरूरतों का और उनका ख्याल रखना, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। ठीक है, ये होता है आप लोगों का क्या? ये हो गया आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का में टीचर की मेन भूमिका क्या होती है कि अलग अलग तरह के बच्चों को, उनकी जरूरतों को देखना। देखिए, एज अ टीचर आप लोगों की साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि कौन से बच्चों को आपको किस तरीके से एड्रेस करना है। सारे बच्चे चूंकि क्लास में बैठे हैं तो आपके अंदर इतनी स्किल्स होना चाहिए कि आप सारे बच्चों को साथ में लेकर के चल सके। कुछ इस तरीके से आपकी पढ़ाने की टेक्निक होना चाहिए कि हर एक बच्चा आपके साथ कनेक्ट फील करे, आपसे डिसकनेक्ट फील ना करे। ऐसा लग लगे बच्चों को कि सर इनके, मैम या सर इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो बच्चे ऐसी चीजें बहुत जल्दी फील करते हैं। तो इट्स एज अ टीचर हम लोगों के अंदर ये देखना होता है कि अलग अलग बच्चों की क्या जरूरतें हैं और उसका क्या समाधान है, और साथ ही साथ सारे बच्चों को साथ में लेकर के आगे बढ़ा कैसे जा सकता है ताकि उनकी लर्निंग को सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ पे टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों की अलग अलग जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखना है। डन, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 17 की, व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर। ठीक है, एक टीचर को क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए जब वो विभिन्न ग्रुप के बच्चों को एड्रेस कर रहा हो, मतलब डाइवर्स ग्रुप यानी कि पिछड़े हुए ग्रुप के बच्चों को हैंडल कर रहा हो, है ना, वंचित ग्रुप को जब वो हैंडल कर रहा हो, या इस तरह के ग्रुप को जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए, चाहे वो किसी भी लिहाज से पिछड़े हुए, उनको अगर वो एड्रेस कर रहा है तो टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए बताना है। ठीक है, चलिए, है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या है। ये हिंदी में, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हर विद्यार्थी को स्वीकार करना और उनका सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नता को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देश देना, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। बताइए आपके हिसाब से इसके कौन से ऑप्शंस राइट होंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम इसको एक बार। एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट। देखो, आपको हर एक बच्चे को एक्नॉलेज करना है और रिस्पेक्ट तो देना ही। एज अ टीचर न केवल बच्चे आपको रिस्पेक्ट देते हैं, बल्कि हमें भी बच्चों को रिस्पेक्ट से, अच्छे से, प्यार से बात करनी होती है। ठीक है, तो नंबर 1 ऑप्शन तो होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका होगा। ठीक है, एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, डेफिनेटली क्लियर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, इग्नोर कल्चर डिफरेंस। देखो, कल्चरल डिफरेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कल्चरल डिफरेंस को ध्यान में रख करके आपको बच्चों को पढ़ाना है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस कल्चर से आया हुआ है। जितना आप उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, उतना आप चीजों को साथ में लेकर के चल पाएंगे, ताकि उनके जो कल्चरल में जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको ध्यान में रख करके आपको अपनी टोन, अपनी टीचिंग मेथड, इन सबको डिसाइड करना है, ताकि बच्चा कनेक्ट फील करे। ठीक है, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा अलग सोशो कल्चर बैकग्राउंड से आया हुआ है और आप उसको, जैसे एक बच्चा बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली, हालांकि ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ले सपोज एक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से आया है जहाँ पे उसका कल्चरल एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है, रिजिड है, रूढ़िवादी है। ठीक है, तो वो आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि यार इसके घर में जो प्रॉब्लम्स है, कल्चर है, वो थोड़ा सा रिजिडिटी है, इस टाइप का कुछ है, तो आप लोगों को उसको उसी तरीके से प्यार से धीरे धीरे समझाना है। ठीक है, तो कल्चरल डिफरेंस जो है वो कभी भी इग्नोर नहीं किए जाते, तो कल्चरल डिफरेंस को इग्नोर करना बेवकूफ़ी है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है, आपको एज अ टीचर बच्चों के साथ कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो बच्चा लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा, लूज कर जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली हमें बच्चों के साथ क्या करना है, कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करना है। गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, देखो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप इनडायरेक्ट निर्देश नहीं देना है आपको, बच्चों को डायरेक्टली बताना है। ठीक है, आप इशारों में नहीं समझा सकते, छोटे बच्चे इशारों में इनडायरेक्टली नहीं समझ, उनको डायरेक्टली स्पष्ट शब्दों में इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही नहीं होगा, सही नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ। गिव स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमें बच्चों को क्या देना चाहिए, हमें बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी, विद्यार्थियों को सहायता, लचीलापन देना चाहिए। बिल्कुल हमें बच्चों को थोड़ा फ्री रखना चाहिए, बच्चों को उनके हिसाब से एक्सप्लोर करने देना चाहिए, उनके हिसाब से सोचने समझने दिया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बच्चे के अंदर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही होगा मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, और गिव स्टूडेंट, यानी कि 1, 3 एंड 5। 1, 3, 5 कहाँ पे है गाइस, ये रहा 1, 3, 5, यानी कि थर्ड वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ विजुअल डिसेबिलिटी द टीचर शुड, यानी कि ऐसे बच्चे जिन लोगों को विजुअल डिसेबिलिटी, जिनको आंखों से दिखता नहीं है, क्लियर, मतलब उनकी किसमें विजन में प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न में पूछा है। ठीक है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, इसके ऑप्शन देख करके मुझे इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए फटाफट फटाफट बताइए। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, बहुत से संरचित वर्कशीट जिसे चित्रों को देना चाहिए। बताइए क्या आना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर।
फोकस ऑन ए वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। देखो याद रखिएगा, बच्चा विजुअली डिसेबल्ड है। क्या है? विजुअली कैसा है? डिसेबल है। ये देखें, बच्चे में क्या है? विजुअल डिसेबिलिटी है, मतलब बच्चों को दिखने में, देखने में दिक्कत है। ठीक है, अब देखने में परेशानी है, तो अगर आप फोकस ऑन वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, विजुअल प्रेजेंटेशन पे आप ध्यान देके क्या करोगे? बच्चा देख ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब बच्चा देख नहीं सकता तो ये वाला ऑप्शन तो कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यूज अ वेराइटी ऑफ टेक्टाइल, मैनिपुलेटिव एंड मटेरियल्स, यानी कि कई प्रकार की स्पष्टी और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें यूज करना चाहिए जो बच्चा टच करके समझ सके, सीख सके, और जिसमें बच्चों का हैंड मूवमेंट हो, हैंड स्किल्स के थ्रू बच्चा सीख सके। तो डेफिनेटली चूंकि बच्चे को दिखाई नहीं देता है, तो टच करके ब्रेल लिपि के थ्रू ऐसे ही तो सीखता है ना। ब्रेल लिपि सबसे बेस्ट मेथड होती है बच्चों को सिखाने के लिए, जहाँ पे वो उसको अक्षर जो है वो ब्रेल लिपि पे उभरे हुए अक्षरों के माध्यम से वो चीजों को सीखता है। तो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा? आंसर नंबर 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 होगा। बाकी के ऑप्शन में यहाँ पे बोल रहा है साइलेंट फिल्म दिखाना। अगेन आप उसको साइलेंट फिल्म दिखाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। और लास्ट है कि गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स विद पिक्चर्स, यानी कि बहुत सारे वर्कशीट अगर आप पिक्चर के साथ दिखाओगे, अगेन पिक्चर की बात है, बच्चा देख नहीं सकता, उसको ये चीज फायदा नहीं करेगी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ठीक है, डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? बताइए। यानी कि जो बच्चा है उसको किस में प्रॉब्लम आ रही है? सोशल इंटरेक्ट करने में और वर्बल कम्युनिकेट करने में। ठीक है, यानी कि समाज के साथ में वो अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है, बोलने में, बात करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम होगी? बताइए। क्या बच्चे को ऑटिज्म है, या एडीएचडी है, डिसलेक्सिया है, या डिसकैल्कुलिया है? ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, और मैं इसको आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ एक बार फिर से। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिएगा इसको। स्वलीनता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य, या गुणज वैकल्य? बताइए क्या होगा इसका आंसर, ये बताना आप लोगों को। देखिए अब इसमें हम बात करेंगे गाइस, सबसे पहले तो डिफिकल्टीज सोशल इंटरेक्शन और वर्बल कम्युनिकेशन। जब किसी बच्चे को सोशल इंटरेक्शन में, देखिए जब किसी बच्चे को सोशल इंटरेक्शन में और वर्बल कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, तो इस समय आप लोगों को याद रखना है, ये जो लक्षण है, ये जो सिम्टम्स है, ये आपके ऑटिज्म के होते हैं। ऑटिज्म में बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, वर्बल कम्युनिकेशन करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और साथ साथ एक और बात आप लोगों को याद रखना है कि जो बच्चे हैं बेसिकली यहाँ पर रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब एक ही तरह का व्यवहार जो है वो बार बार दिखाते हैं। तो ये कुछ लक्षण आपके ऑटिज्म के हैं, यानी कि स्वलीनता के। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो ऑटिज्म होगा। क्या होगा? स्वलीनता, यानी कि ऑटिज्म यहाँ पे इसका उत्तर होगा। बाकी की चीजों को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे बच्चा जो है वो एक टाइम में एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता, यानी कि उसका अटेंशन स्पान जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या करेगा, तुरंत अलग अलग एक्टिविटीज को, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, हाइपर एक्टिविटी की कोशिश करेगा, यानी कि अति क्रियाशील बच्चा रहेगा। यहाँ पे बच्चा जो है वो एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकता, एक काम को करने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान एक जगह नहीं लगता है। वो मल्टीटास्किंग में मल्टीपल जगह अपने अपने ध्यान को क्या करता है, डाइवर्ट करता रहता है। तो ADHD में ये सारी समस्याएं होती है, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा दो है डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया। देखिए डिसलेक्सिया आपके क्या होता है, लर्निंग डिसऑर्डर होता है। इसमें कौन सा डिसऑर्डर हुआ, जो डिसलेक्सिया है इसमें बच्चे को किस चीज में प्रॉब्लम आती है गाइस, बताइए किस चीज में प्रॉब्लम आती है? यहाँ पे बच्चों को रीडिंग संबंधित समस्याएं आती है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बच्चा जी को गोट को डॉग पढ़ लेगा, है ना, बी को डी पढ़ेगा। तो इस तरह के कुछ डिसऑर्डर जो है, लर्निंग डिसऑर्डर बच्चा महसूस करता है, पढ़ने से रिलेटेड ये रीडिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। चलते हैं, जब आपका ये हो गया
तो डिसलेक्सिया की बात करेंगे हम डिसकैल्कुलिया। अब जो डिसकैल्कुलिया है उसमें आप लोगों को याद रखना कैलकुलेशन से याद रखिएगा, ये जो वर्ड है कैलकुलेशन, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कैलकुलिया, कैलकुलेशन किस में की जाती है, मैथ में, ठीक है। तो जो डिसकैल्कुलिया है वो बेसिकली आप लोगों का गणित से संबंधित, जो जिन बच्चों को गणित समझ नहीं आती, गणित से संबंधित प्रश्नों में समस्या होती है, बिल्कुल ही फॉर्मूला और गणित कुछ समझ नहीं आती है, तो उन लोगों को डिसकैल्कुलिया होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुणज वैकल्य। डन, क्लियर। तो मैथमेटिक्स से संबंधित ये समस्या है, होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ। The teacher gives clay of different colors to the children and asks them to make whatever comes to their mind from that clay। यानी कि जो टीचर है बच्चों को क्या देते हैं, क्ले देते हैं, मिट्टी देते हैं, है ना। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देते हैं, ठीक है, और क्या कहती है कि उनके मन में जो आता है उससे उसको क्या करना है, वो बनाना है, ठीक है। अलग अलग कलर की, डिफरेंट कलर की हमने बच्चों को क्या दी, मिट्टियां दी, और उनको बोला कि जो कुछ दिमाग में आ रहा है आपको बनाना है। तो इसमें टीचर क्या कर रही है, बेसिकली ये बताना है, क्या टीचर क्रिएटिविटी बता रही है ना, क्या करना चाहती है, क्या प्रमोट करना चाहती है बच्चों में, क्रिएटिविटी, रूट मेमोराइजेशन, नॉन कोऑपरेशन या इनडिसिप्लिन, यानी कि सृजनात्मकता, रटना, असहयोग या अनुशासनहीनता। बताइए क्या होगा इसके हिसाब से। डेफिनेटली जब अलग अलग कलर के बच्चों के साथ पास में मिट्टी है तो उनको कुछ भी बनाना है जो उनके माइंड में आ रहा है, तो इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, क्रिएटिविटी शो करेंगे, ठीक है। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे शो की जा रही है, क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि सृजनात्मकता को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, क्रिएटिविटी। आंसर नंबर 1 होगा डेफिनेटली, क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाएगा अलग अलग तरीके से। डन, होपफुली समझ आ रही होगी आपको मेरी बात। देखते हैं, रूट मेमोराइजेशन तो नहीं होगा यहाँ पे, कोई रट्टा मार पढ़ाई तो हो नहीं रही, कुछ याद करने के लिए तो दे नहीं रही टीचर, ठीक है ना। नॉन कोऑपरेशन नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन जैसी कोई बात नहीं, इनडिसिप्लिन जैसे, अनुशासनहीनता जैसी भी यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही है। तो बाकी के ऑप्शन जो है वो रेलेवेंट नहीं है, तो इनमें से कोई भी आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने सीखने की कोशिश की है, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, होपफुली आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपने बहुत सारे टॉपिक को मेरे साथ रिवाइज भी किया होगा। डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को अब जस्ट एग्जाम आ ही चुका है, तो प्लीज गाइज अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कीप काम, शांत रहिएगा, पेपर अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। अपनी मेहनत पे, अपने आप पर विश्वास करना है, ठीक है। जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको याद है और आप डेफिनेटली उसको एग्जाम में परफॉर्म भी करके आएंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।